इस बार जितने लोग आए थे सड़कों के ऊपर, मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। क्रूड भाषा में बोलो तो मोदी जी को ठोकने आए थे। ये तो बात सच है कि अभिजीत दीप के रंग का ये सारे लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड थे, किसी न किसी टाइम थे। हाँ। तो क्रेडिट क्यों नहीं लेते आप? जो हॉस्टल वगैरह थे, आपका हॉस्टल नेहरू हॉल था, वो भी सबसे पुराना हॉल था। रैगिंग बहुत थी उन दिनों में। आपके साथ हुई? मेरे साथ भी हुई। फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ तो मैं गांव गया तो दादाजी ने मेरे से पूछा, हाँ भी बेटा, कि अगर मैंने कहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई हो रही है, तो वो पंखा खराब हो गया, ठीक कर दे। कंट्रोवर्सी ये थी कि कंप्यूटर जैसे आजकल एआई को लेके चल रही है ना, उस टाइम कंप्यूटर जो है वो लोगों की नौकरी खा जाएंगे। सारे बच्चे कुछ प्रो कंप्यूटराइजेशन बोला। मुझे लगा मुझे थोड़ा अलग बोलना चाहिए तो मैंने वहाँ पे 1 मिनट के लिए कंप्यूटराइजेशन के खिलाफ बोला। हाँ। तो उन्होंने 150 में से एक ही बच्चे को छोड़ा। 149 को ले लिया, मेरे को नहीं लिया। अरे मेरे को छोड़ दिया टाटा स्टील ने। नागपुर में सुनीता मिली। अच्छा, सुनीता वहीं मिली है? वो बैचमेट थी। एक दिन मैंने जाके रात को उसका दरवाजा खटखटाया और मैंने बस बोला, विल यू मैरी मी। मैंने मनीष को उस टाइम तो नाम भी नहीं बताया। मैंने अपना नाम कैलाश गोडू का रखा हुआ था उन दिनों में, तो अपना असली नाम नहीं बताता था मैं किसी को। अब उस टाइम पे लास्ट पद क्या था आपका? जब मैं छोड़ी थी तब मैं डिप्टी कमिश्नर था। डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इतनी बढ़िया मलाईदार नौकरी थी वो। मलाई तो खाता ही नहीं था, मलाई का शौक ही नहीं था। मेरे को धमकियां आती थी। एक कोई बहुत बड़ा गुंडा था यूपी का, उसका फोन आया था मेरे पास। आपको अंदाजा था कि राघव चड्ढा चले जाएंगे? मेरे को पता नहीं था, मेरे को किसी का आइडिया नहीं था। अन्ना जी के फास्ट के बारे में काफी सुना था कि एक बार अन्ना जी फास्ट पे बैठ जाएं तो वो करवा के रहते हैं। जैसे आज आरएसएस को आप कैसे देखते हैं? आप मतलब उनके खिलाफ पे या साथ हैं या न्यूट्रल हैं? मैं तो उनकी विचारधारा के खिलाफ हूँ, क्लियर, सख्त खिलाफ हूँ। मुझे लगता है एक नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी कोलिशन की जरूरत है। तो आप दोबारा बातचीत नहीं करेंगे कांग्रेस से? सवाल ही नहीं उठता। ऐसे तो अपोजिशन यूनिटी होगी ही नहीं। किस लिए चाहिए ऑपोजिशन यूनिटी? तो आपको राहुल गांधी कैसे लगते हैं? मेरे को किस लिए ऐसे नॉर्मली IIT खड़गपुर से मेरे पास आया कि आपकी डिग्री मांग रहे हैं, दे दे। मैंने कहा दे दो। तो सारे नंबर मेरे, हर सेमेस्टर में कितने नंबर आए और कौन सी डिग्री की कॉपी, मेरी रैंक कौन सी थी, 563 थी, ये वो सब मांग लिया इन लोगों ने। तो मैंने कहा तुम भी दे दो। मैंने मांगा इनका, तो मेरे ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है अभी। पहले एक बात कहना चाहता हूँ, बताइए। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। अरे सर और जब आप स्माइल करते बड़े इनोसेंट लगते। आपके मैं जो वो देखता हूँ ना वीडियोस, वो भी बहुत, आप जो स्माइल करते हुए करते हो वो बहुत अच्छे लगते हैं। सर एक मेरा वैसे शुरुआत में कहना नहीं चाहिए, एक ना मीम वाला सेक्शन हमने रखा था इसमें कि उसमें हम बताएंगे कि आपके मीम कौन से हैं। आपको याद है एक मीम आपके हंसी वाला बहुत चलता है? वो बहुत देखा है आपने? हाँ 2-3 है बड़े फेमस। एक वो भी है जो असेंबली में मैंने बोला था, अरे करो ना फिर। तो करना क्यों दुखी कर रखा है। तो उस टाइम पे आपने सोचा था ये मीम बन जाएगा? ना, मेरे को नहीं पता था। एक और है सर, आपका जो उद्धव ठाकरे वाला नहीं है, जिसमें आप उद्धव ठाकरे से कह रहे हो कि उद्धव जी की तो पार्टी को ही ले गए। हाँ। तो लोग कह रहे थे कि ये सपोर्ट करने आए कि हम मजाक उड़ाने आए उद्धव ठाकरे जी का। फिर बाद में तो बीजेपी वालों ने आपके साथ ही धोखा कर दिया। सही बात है। तो सर वैसे ये जो अभी सीजेपी वाली जो चीज़ें चल रही हैं, आप देख रहे हो इनको? मैं देख रहा हूँ। मैं काफ़ी सोच रहा था, जैसे हमारे टाइम में अन्ना आंदोलन हुआ था, देश भर में गली गली में लोग कैंडल लाइट लेके निकले थे। मैं सोच रहा था कि उस टाइम लोग सड़कों पे क्यों निकले थे, क्या उम्मीद लेके आए थे। तो कोई लोकपाल बिल के लिए नहीं आया था, लोगों को पता ही नहीं था ये लोकपाल बिल है क्या चीज़। वो तो हम बड़ी टेक्निकल उसमें घुसे हुए थे। लोग उम्मीद लेके आए थे कि अब सब कुछ बदलेगा, अब देश बदल जाएगा, व्यवस्था बदलेगी, सिस्टम बदलेगा। इस बार जितने लोग आए थे सड़कों के ऊपर, वो किस लिए आए थे? वो केवल, मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। वो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश को डरा रखा है और जिस तरह से दबा रखा है, उनके खिलाफ जो गुस्सा है, वो गुस्से का तरह तरह से इजहार करने आए थे। तो मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूँ तो मोदी जी को ठोकने आए थे। तो ये जो सर सीजेपी का जो लीडरशिप है, ये तो आपके ही लोग हैं। हमारा तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है। इस एकेडमी से बहुत सारे लोग ट्रेन होके जाते हैं, फिर आगे जाके नेता बनते हैं। ये बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि तो आप ही के बच्चे हैं, ये आप ही ने कराया है क्या? इशू ये है क्या? इशू क्या है? नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं। लोग नहीं कह रहे, ये पत्रकार कह रहे हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं। इशू ये नहीं है कि ये पहले आम आदमी पार्टी में थे। इशू ये है कि नीट का पेपर फेल हुआ, उसकी बात नहीं करेंगे। मैं भी देखता हूँ इन लोगों के शो वगैरह, डिबेट वगैरह। तुम तो आम आदमी पार्टी में थे, तुम तो इसमें थे, तुम तो, अरे हम तो सब, मैं तो इनको कहने वाला था, बच्चों को कह दो हम तो सबसे कमीने हैं इस देश के। तुम पेपर ठीक कर दो ना, हम किस लिए आए? हम तो पेपर ठीक कराने आए, हमारा और मकसद क्या है?
हमको जनता ने चुन के थोड़ी भेजा, जनता को चुन के तो इन्होंने भेज रहा है। जैसे ये तो बात सच है कि अभिजीत दीप के रांका ये सारे लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड थे, किसी न आपसे किसी थे। टाइम थे, हाँ। तो क्रेडिट क्यों नहीं लेते आप? मैंने मना थोड़ी किया है, लेकिन इशू ये नहीं है। इशू ये नहीं है कि मेरी पार्टी के थे तो मैं बड़ा सेलिब्रेट। इशू ये है कि पेपर ठीक करो। इशू ये, आज भी पेपर अभी ठीक नहीं हुआ, इस्तीफा तो हो गया, लेकिन अभी नीट का पेपर अगली साल ठीक हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी पेपर लीक होना बंद हो जाए, अभी भी हो रहे हैं पेपर लीक। पेपर, वो इशू है। वो इशू तो रख देते हैं साइड में और आ जाते हैं, हाँ भाई तू कौन है, तूने ब्लू शर्ट क्यों पहनी, तू ये कहाँ से लाया, वो कहाँ से लाया, घड़ी कहाँ से लाया, तेरे पास पैसे कहाँ से आए। अब किसी ने आरटीआई डाली है कि दीपके के पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आया। अरे जहां से मर्जी आया, दीपके की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आया, ये इशू है क्या? ये इस देश का टॉपिक है, देश का टॉपिक है यार, एग्जाम ठीक कराओ, वो इशू है। उस पर बात नहीं करते, वो साइड करते। मैंने इतने टीवी चैनलों में इंटरव्यू देखे, उसकी चर्चा ही नहीं हो रही, वो इशू ही नहीं है। पेपर लीक इशू ही नहीं बचा इन सारे टीवी एंकरों के लिए। तो ये जैसे दीपके ने आपसे कोई हेल्प मांगी? नहीं, मेरे से कोई हेल्प नहीं मांगी। कोई हेल्प नहीं मांगी। कल को ये आपकी पार्टी में आ सकते हैं क्या? नहीं, आप कहोगे कि भाई आप यंग हो, आप हमारी पार्टी में आओ? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कोई वो है कि पार्टी में आएगा, पार्टी ज्वाइन करेगा, वो पॉलिटिक्स में जाएगा नहीं जाएगा, वो आगे। मेरी उससे बात नहीं हुई है, उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे आइडिया नहीं। तो आपने कोई सीजेपी को किसी तरह से सपोर्ट नहीं किया? सपोर्ट किया था, मैं गया था वहाँ पे, सपोर्ट किया था, मैं स्टेज पे गया था, उनसे मिल के आया था। आपको लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा? ना, मेरे को उम्मीद नहीं थी, जिस तरह की अहंकारी सरकार है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि कितनी बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट वो लोग पे कर रहे हैं। अभी आपको क्या लग रहा है, ये सीजेपी से कुछ बदलाव आएगा आने वाले टाइम में? ज़रूर आएगा। सीजेपी ने बहुत बड़ा काम किया है। सीजेपी ने इस देश के लोगों का डर ख़त्म किया है। आप देख रहे हो कि कुछ बच्चों को किस तरह से डराया जा रहा है, उसके बाद एक बच्चे को डराते हैं 10 और बच्चे पैदा हो जाते हैं सोशल मीडिया पे गाली देने वाले इनको। मैं थोड़ा जानना चाहूँ कि अरविंद केजरीवाल कौन है? एक साधारण सा आदमी है। ये तो वही वाली बात हो गई। कौन सी वाली? मैं इसका क्या जवाब दूँ, बताओ? नहीं, आप तो हमेशा ही कहते हो ना कि मैं तो आम आदमी हूँ, अभी भी आम आदमी हूँ, आप देखते ही हो। सर, कहाँ पे जन्म हुआ आपका? थोड़ा हमें बचपन के बारे में बताएंगे। सिवानी एक गाँव है। कहाँ पे? भिवानी जिले में। अच्छा, हरियाणवी हो आप? हरियाणवी। आपको आती है हरियाणवी? थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। तो वहाँ पैदा हुए थे 1968 में। और बाई चांस जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी। अच्छा। तो वो दादी ने नाम कृष्ण रखा था। अच्छा। हाँ, तो दादी तो घर में कृष्ण ही बुलाती थी। हाँ। लेकिन फिर माँ बाप ने अरविंद रख दिया। तो आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे डैडी इंजीनियर हैं, तो वो भी नौकरी बदलते रहे। तो सोनीपत भी रहे, गाज़ियाबाद भी रहे, अलग अलग जगह पे रहे। फिर 8th क्लास के बाद हम लोग हिसार आके रहने लग गए थे, जिंदल में। पिताजी इंजीनियर थे उस टाइम पे? उस टाइम पे तो जिंदल फैक्ट्री में काम करते थे फाइनली। तो अच्छी पोस्ट पे थे क्या? हाँ, तो आप इंजीनियर थे। इकोनॉमिकली अच्छे परिवार से आए हो आप? हाँ, सही, मिडिल क्लास फैमिली। तो आपके परदादा भी कुछ पढ़े लिखे थे क्या? परदादा पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे पूरे परिवार में मेरे पिताजी पढ़े लिखे निकले थे। वो गांव से अकेले वो इंजीनियरिंग कॉलेज में BIT मिश्रा में गए थे, तो वहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। बाकी उनके कोई भाई बहन पढ़े नहीं, दादा दादी भी नहीं पढ़े हुए थे मेरे। खेत वगैरह होगा आपको तो फिर हरियाणा में? खेत थे, फैक्ट्रियाँ थी 3-4 दादाजी की। अरे, एक ऑयल मिल थी, एक कॉटन मिल थी। ये तो काफ़ी ठीक ठाक परिवार लग रहा है आपका। हाँ, मतलब सही ठीक था। तो आपके अभी जैसे गांव जाते हैं आप कभी जब वहाँ? हाँ, गांव जाते रहते हैं। फिर सर गांव में कितने दिन रहे थे आप अपने में? गांव में वैसे नहीं रहा मैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम डैडी की नौकरी बदलती रहती थी, शहरों में थे। लेकिन 8th क्लास बीच में डैडी की नौकरी छूट गई थी, तो फिर हम गाँव आके 1 साल रहे थे। तो 8th क्लास मेरी वहीं से हुई थी। गांव में हुई। प्राइवेट स्कूल था सरकारी था? प्राइवेट था। गांव का कुछ अभी याद है कुछ? हाँ, सारा ही याद है। अच्छा, थोड़ा बताइए। नहीं, क्या बताएं, मतलब ऐसे ही, मतलब गांव में क्या होता था उस टाइम पे? खेलने कूदने कहाँ जाते थे आप? मेरी पूरी इसमें स्टूडेंट लाइफ में मैं खेला कूदा नहीं बिल्कुल भी। अच्छा। पढ़ाकू ज़्यादा था, हर साल फर्स्ट आता था, क्लास में फर्स्ट आता था, बस 24 घंटे पढ़ता रहता था। पढ़ाई लिखाई में बीत गई बस। फिर उसके बाद IIT में जाने के बाद। नहीं, 8th के बाद आप कहाँ गए? 8th के बाद फिर हिसार आ गए। अच्छा। हिसार में डैडी ने जिंदल नौकरी ज्वाइन कर ली, तो जिंदल में इधर थे और मैंने वहाँ पे एक दूसरे स्कूल में ज्वाइन कर लिया, कैंपस स्कूल था। 9वीं और 10वीं वहाँ से की। फिर वहाँ एक कॉलेज था, DN कॉलेज में चले गए। 11वीं 12वीं वहाँ से की, फिर IIT खड़ा। ये भी स्कूल अभी हैं वहाँ पे? हाँ, ये सारे हैं। बात होती है आपकी उनके टीचर्स? 1-2 बार गया था मैं, बीच में टीचर्स आए थे बीच में। यहाँ हैं? हाँ, स्कूल के टीचर्स आते थे। CM हाउस में आए थे? चोपड़ा मैडम थी, एक मलिक मैडम, वो आए थे यहाँ पे।
अच्छा, तो उस दिन तो उन्हें बड़ा लगा होगा कि यार हमारा बच्चा सीएम हाउस में है। फिर सर उसके बाद मतलब क्या बचपन में ही आपने ये सोच लिया था कि मैं आईआईटी वगैरह करूंगा? नहीं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। पूरी शुरू से मैंने सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगा। तो 10वीं क्लास तक मैंने सोचा था मैं डॉक्टर ही बनूंगा। तो 10वीं के नतीजे आए तो मेरे से 1 साल सीनियर जो था, 2-3 साल सीनियर, वो मेरा एक तरह से आइडल था। वो अरविंद पांडे करके एक था स्टूडेंट, तो उसको मैं बहुत मानता था। तो हमें 10वीं के बाद चूज़ करना पड़ता था कि मेडिकल लेनी है कि नॉन मेडिकल। उन दिनों में नॉन मेडिकल बोलते थे, पीसीएम ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या बायोलॉजी ले लो। तो 10वीं के बाद चूज़ करना था। तो फिर उससे मैंने बात की तो वो बोला कि देख, ज़िंदगी में जो भी करना है नंबर 1 करना है, उससे कम नहीं करना। तो इंजीनियरिंग में नंबर 1 आईआईटी है। उन दिनों में आईआईटी में 1,500 सीट होती थी। बहुत कम थी। नहीं, 1,500 बहुत थी। अच्छा। अब तो खैर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो बोला कि आईआईटी में 1,500 सीट है, और मेडिकल में नंबर 1 एम्स है। एम्स में 33 सीट होती थी। बोला 33 में तो होना नहीं। तो बोला फिर आईआईटी ले ले। तो उसके कहने से फिर मैंने, जो 10 साल से मैं सोच रहा था मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर मैं तो उन्होंने कन्विंस किया आपको? उन्होंने कन्विंस किया, तो मैं उसमें नॉन मेडिकल ले लिया। उसके बाद आईआईटी में। वो कहाँ है आज? उसके बाद टच में नहीं है वो। टच में ही नहीं है? हाँ, वो भी आईआईटी खड़गपुर में ही था। हाँ, पर मेरे से 3 साल सीनियर था, तो मेरे जाने के 1 साल बाद वो पास। कभी बीच में बात ही नहीं हुई कभी भी? उसके बाद बात नहीं हुई। अभी आपका इंटरव्यू देखें तो आप उनको कुछ कहोगे? मैं उनको यही कहूँगा कि पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल दी उसने। फिर आईआईटी चले गए। कहीं तैयारी करी थी आपने? हाँ, तैयारी की थी। तो पोस्टल कोर्स किए थे मैंने, कोई वैसे ज्वाइन नहीं किए थे। अग्रवाल क्लासेस होती थी उन दिनों में, और एक ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स होते थे। पोस्ट से आते थे, दोनों कोचिंग पोस्ट से घर बैठ के करता था। कितना पढ़ते थे आप? 24 घंटे बस पढ़ते ही रहते थे। सोते थे, पढ़ते थे, सोते थे, पढ़ते थे। तो फिर पहले अटेम्प्ट में हो गया था क्या आपका? पहली अटेम्प्ट में ही हो गया था। अच्छा, कितनी रैंक थी आपकी? मेरी 563। 560? आजकल ये घूमते हैं मेरे, खूब आरटीआई डाली इन लोगों ने मेरी। डिग्री केजरीवाल डिग्री को लेके, केजरीवाल की डिग्री झूठी है। आपकी भी डिग्री तो आईआईटी खड़गपुर को इन्होंने लिखा है, आरटीआई डाली। आईआईटी खड़गपुर से मेरे पास आया, ये आपकी डिग्री मांग रहे हैं, दे दे। मैंने कहा दे दो। तो सारे नंबर मेरे, हर सेमेस्टर में कितने नंबर आए, और कौन सी डिग्री की कॉपी, मेरी रैंक कौन सी थी, 563 थी, ये वो सब मांग लिया इन लोगों ने। तो मैंने कहा तुम भी दे दो। मैंने मांगा इनका। फिर क्या? तो मेरे ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है अभी गुजरात कोर्ट में। कहीं डिग्री होगी नहीं? तो डिग्री मांगते ही इन्होंने मेरे ऊपर क्रिमिनल केस कर दिया। ट्रायल चल रहा है आजकल मेरा। हो सकता है 2 साल की सजा हो जाए मेरे को। डिग्री मांगने पे? डिग्री हमसे मांग लो, हम तो दिखा देंगे। अगर देश का प्रधानमंत्री कहीं से पढ़ा, अब मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा, आईआईटी वालों को गर्व है मेरे ऊपर कि भाई हमारा लड़का जो है आईआईटी, तो वो तो चारों तरफ गाते फिरते हैं कि केजरीवाल हमारा है, केजरीवाल हमारा है। अगर प्रधानमंत्री कहीं से पढ़ा, वो कहते हैं छुपा दो इसको। तो कुछ तो दाल में कुछ काला है ना। नहीं, ये दुनिया के एकमात्र प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके बारे में कोई विश्वविद्यालय क्लेम नहीं कर रहा कि हमारा है। नहीं तो आदमी प्रधानमंत्री बनने के बाद हर साल उनको एनुअल फंक्शन में बुलाए, कॉन्वोकेशन में बुलाए कि हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं। कोई नहीं बुलाता। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कह रहे हैं बीए करिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बुलाया आज तक। वहाँ से गुजरात यूनिवर्सिटी से कह रहे हैं कि हमने एमए करी है, उन्होंने बुलाया आज तक? कभी नहीं बुलाया। तो क्या और जो डिग्री मांगता है उसके ऊपर क्रिमिनल केस एफआईआर कर देते हैं। तो डिग्री दिखाने में इतना क्या है इनको? डिग्री तो बेसिक चीज है। बेसिक चीज है। और जब इतने सवाल हो रहे हो देश में, तो आप जनता को बस संतुष्ट करने के लिए दिखा दे। अमित शाह ने एक दिखाई थी, लेकिन वो उसमें तो ये निकला था कि फर्जी है वो। हाँ, उसके टेक्स्ट वगैरह, कुछ फॉन्ट वगैरह, वो कोर्स ही नहीं था। इसीलिए आरटीआई में जब लोग मांग रहे हैं, दे देनी चाहिए। इसमें इस छुपाने की क्या बात है? तो फिर क्या हुआ सर आपका? फिर मतलब आईआईटी कौन सा मिला था आपको? आईआईटी खड़गपुर। उन दिनों में तो 5 ही आईआईटी होते थे, अब तो काफी सारे आईआईटी हो गए। तो आईआईटी खड़गपुर मिला था। आईआईटी खड़गपुर सबसे पुराना आईआईटी है। 1950s में बना था, सबसे पहले बना था। तो फिर उसमें पढ़ाई कैसी हुई आपकी? वहाँ पढ़ाई नहीं की। क्यों? बस उसके बाद 12वीं के बाद एकदम से ऐसे लगा जैसे अब फ्रीडम मिल गया। तो पढ़ाई की। रैंक वो भी अच्छा था, सीजीपीए भी जो था 8.5 या 8.6 था, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो अगर चाहते तो फॉरेन जा सकते थे। मेरी क्लास में लगभग 70-80% बच्चे यूएस चले गए हायर स्टडीज़ के लिए, जॉब के लिए। पर उस टाइम एक दिमाग में विचार आया कि अपने देश में रहना है।
अपने देश में रह के देश के लिए कुछ करना है। ये आपने ब्रांड इंटीग्रेशन कर दिया। क्या? जैसे ये ऐड चल गया बीच में, जैसे यूट्यूबर करते हैं ना कि बीच में टॉपिक चल रहा हो, फिर अपना एक बता देते हैं कि ये शैम्पू खरीद लो, ये पाउडर खरीद लो, ये तेल खरीद लो। अच्छा। तो IIT की बात चल रही है, आपने देश बिल्ड कर दिया। खैर, तो सर फिर मतलब उस टाइम पे जैसे जो हॉस्टल वगैरह थे, कुछ हॉस्टल, कोई आपका हॉस्टल? नेहरू हॉल था। नेहरू हॉल था। नेहरू हॉल, वो भी सबसे पुराना हॉल था। अच्छा, क्या कि नहीं लोगों को हुड़दंग वगैरह तो नहीं, हाँ। लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी उसमें। ड्रामेटिक्स में मैं पार्टिसिपेट करता था, डिबेट्स में मैं पार्टिसिपेट करता था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ की जो ड्रामेटिक्स, हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी थी, उसका मैं गवर्नर था 1 साल के लिए। और डिबेट्स में काफ़ी पार्टिसिपेट किया। खाना बहुत ख़राब था मेस का। अभी भी खराब ही चल रहा है? अभी भी, अब तो पता नहीं कैसा है, उन दिनों में तो बहुत ख़राब था, काफ़ी बीमार भी रहे वहाँ पे। तो जैसे हॉस्टल में कुछ तो आपने लड़कों वाला किया होगा ना, कि लड़के हैं थोड़ा कुछ करते हैं, क्या? पंखा तोड़ते हैं, बेड तोड़ते नहीं, हैं? ऐसे तोड़ फोड़ नहीं करते थे हम लोग। अच्छा, और लोग तो करते होंगे? नहीं नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं करता था। अच्छा, IIT के बच्चे थे? नहीं, तोड़ फोड़ कोई। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। ये रैगिंग बहुत थी उन दिनों में, रैगिंग बहुत ज़्यादा होती थी। आपके साथ हुई? मेरे साथ भी हुई। क्या मतलब तरह तरह की रैगिंग होती थी। थोड़ा सा बता दीजिए। क्या बता? अरे नहीं सर। एक बार ही बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था। फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, तो मैं गांव गया। तो दादाजी ने मेरे से पूछा, हाँ भी बेटा, कि अगर मैंने कहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई हो रही है। तो वो पंखा खराब हो गया, ठीक कर दे। पंखा कर। ये बड़ा उस दिन मेरे को लगा कि हमारे देश की जो पढ़ाई है उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप पंखा सही कर सकते थे कि नहीं? नहीं कर सकते थे, वो सिखाते ही नहीं है। 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पंखा ठीक करना नहीं सिखाते। तो वो पंखा ठीक करना मैकेनिक का काम है, इंजीनियर का काम नहीं है। तो मैकेनिक जो ITI से मैकेनिक करता है उसको सिखाते हैं। हमको हाईफाई चीज़ें सिखाते हैं। तो जो हाईफाई चीज़ें सिखाते हैं वो अमेरिका में जाके काम आती हैं। अगर ये IITs की हालत है तो फिर नॉर्मल स्कूलों की क्या हालत है? नहीं, सभी हमारा एजुकेशन सिस्टम ही काफ़ी फ्लॉड है। फॉरगेट अबाउट इंजीनियरिंग। एक BA करने वाले के पास क्या स्किल होती है? BCom करने वाले के पास क्या स्किल होती है? BSc करने वाला क्या कर सकता है? कुछ नहीं, मैं खुद BSc किया हुआ हूं, क्या मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो BSc करने के बाद अगर हम आपसे पूछते, आपके दादाजी आपसे पूछते कि साइंस में कुछ पूछ लेते, आप नहीं बता सकते थे। IITs में जैसे आप कितने % आए थे IIT में आपके? 8.5 CGPA था। उसके बाद मैं इधर से टाटा स्टील चला गया। नहीं, उससे पहले भी तो मैंने पढ़ा था कि आपने MBA वगैरह में ट्राई किया था। हाँ, MBA के लिए ट्राई किया था IIT के बाद, उसमें नहीं हुआ। कौन? कैट का एग्जाम देते हैं ना इसके लिए, IIMS के लिए, बस कैट ही दिया था और कोई MBA का नहीं दिया था, उसमें नहीं हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद आप फिर इसमें चला गया टाटा स्टील में। मैंने एक और चीज़, टाटा स्टील वाले भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। टाटा स्टील को लगभग 150 बच्चों को लेना था। उनकी मास रिक्रूटमेंट थी। हाँ, काफ़ी लोगों को ले जा रहे थे और वो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। उसमें उन्होंने बिठा दिया सबको और बोले 1-1 मिनट के लिए सब लोग। उन दिनों में कंप्यूटर नए आए थे और कंप्यूटर्स को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। कंट्रोवर्सी ये थी कि कंप्यूटर जैसे आजकल AI को लेके चल रही है ना, उस टाइम कंप्यूटर जो है वो लोगों की नौकरी खा जाएंगे। तो ये लेके ये काफ़ी कंट्रोवर्सी थी। तो सब बच्चों को बिठा दिया और बोले कंप्यूटराइजेशन पे 1-1 मिनट के लिए बोलो। तो वो फॉर्मेलिटी थी, उन्होंने लेना तो सबको ही था। सारे बच्चे कुछ प्रो कंप्यूटराइजेशन बोला। मुझे लगा मुझे थोड़ा अलग बोलना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे 1 मिनट के लिए कंप्यूटराइजेशन के खिलाफ बोला। तो उन्होंने 150 में से एक ही बच्चे को छोड़ा, 149 को ले लिया, मेरे को नहीं लिया। अरे मेरे को छोड़ दिया टाटा स्टील ने। तो उसके बाद फिर मैंने उनके MD को चिट्ठी लिखी है। मेरे लिए ये ईगो की प्रॉब्लम हो गई यार, ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। 150 बच्चों में से एक को छोड़ा, बाकी सबको 149 को ले लिया। मार कॉल करके ले गए वो। तो फिर मैंने उनके MD ईरानी साहब होते थे, MD को चिट्ठी लिखी, ईमेल लिखी मैंने कि ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं है, 1 मिनट में आप कैसे किसी को जज कर सकते हो, ये कर सकते हो, मुझे एक मौका और मिलना चाहिए। उन्होंने बुला लिया दोबारा। अच्छा, फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया, उसमें फिर ले लिया मेरे को। MD ने बुलाया सीधे? हाँ। अच्छा, तो उसमें ले लिया, फिर मेरा भी हो गया। टाटा स्टील में मोस्टली आगे जाने के लिए आते थे, तो या तो कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होता था या IIM की तैयारी कर रहा होता था, बस इन 2 का मोस्टली, और या आगे USA जाने की तैयारी कर रहा होता था। तो काफ़ी बच्चे छोड़ के टाटा स्टील चले जाते थे। वहाँ काफ़ी मौका मिलता था आगे पढ़ाई करने का ना, छोड़ के चले। कितने अटेम्प्ट दिए थे आपने?
यूपीएससी? मैं पहला अटेम्प्ट में ही मेरा IRS में हो गया था। अच्छा, पहले में ही? कितने फिर लेकिन दूसरा अटेम्प्ट दिया इम्प्रूव करने के लिए, दूसरी बार भी IRS आया, तो वो पहले अटेम्प्ट के भगवान ने पहले कह था कि भाई IRS के लिए टैक्स काटो तुम बस। तो फिर IRS ज्वाइन कर ली। IRS की ट्रेनिंग कहाँ होती है अभी? नागपुर में। नागपुर में होती है? 2 साल की। अच्छा, तो वहाँ पे फिर क्या रहा उसमें? नागपुर ट्रेनिंग में में सुनीता मिली। अच्छा, सुनीता वहीं मिली हैं? वो बैचमेट थी। अच्छा, फिर तो वहाँ तो कंपटीशन होगा काफ़ी, नहीं कि लड़कियों के लिए? हाँ कंपटीशन तो था, लड़कियां कम थी, लड़के ज़्यादा थे। कितने थे? 87 का बैच था शायद हमारा, 83 या 87 का बैच था। उसमें लड़कियां कितनी थी? मैं कैसे 10-12 होंगी। फिर आपने कैसे कंपटीशन में, रेस में जीते आप? वो तो उससे पूछना होगा। आपने पहले टारगेट कर लिया था या कि इनसे बात करनी है, या ऐसी बात हुई? एक दिन मैंने जाके रात को उसका दरवाज़ा खटखटाया। हाँ। और मैंने बस बोला विल यू मैरी मी, अरे, और वो मान गई। इतना इतना ईजी था? ये तो सर उसमें आता है आजकल प्राइवेसी के कानून में, पिक्चरों में। हाँ, फिर भी आपने देखा तो होगा ना उनको पहली बार? हाँ वो तो साथ साथ पढ़ते थे, एक ही क्लास में थे। तो आपकी नज़र थी पहले से ही, तो उसमें ये नहीं था कि मैं थोड़ी बात करूं चाय के लिए? नहीं, बात तो रोज होती थी। सीधे गेट ही खटखटा दिया आपने? बात तो रोज ही होती थी। हाँ, मिलते तो रोज ही थे, बात तो रोज ही होती थी, दोस्त तो थे। तो आपको लगता था कि इनके अंदर आपके लिए फीलिंग है? अब ये मेरे को नहीं पता था। आपने कभी पूछा नहीं? ना, पूछते तो नहीं है कि यार तू तो मुझे पसंद मैं करती सीधे है? शादी का ही पूछ लिया सीधे? तो उन्होंने क्या हाँ करा सीधे? हाँ, उन्होंने तो उसी टाइम पे किया है बाद में? उन्होंने कहा सोच के बताऊंगी। हाँ। फिर वो उन्होंने फैमिली से पूछा, हाँ, फैमिली ने हाँ कर दी। तो पत्र वत्र लिखे थे या कुछ नहीं? नहीं, पत्र वत्र कुछ नहीं, एक साथ एक ही हॉस्टल था। हाँ, साथ ही रहते थे। अच्छा, फिर आप क्या, जैसे ये कितने दिन में आपका रिलेशनशिप शुरू हो गया था? ट्रेनिंग के दौरान? ट्रेनिंग के दौरान कितने दिन में हो गया था? मेरे ख्याल से कुछ महीनों के बाद, फिर लगभग 1 साल हम लोग ट्रेनिंग में साथ थे। कुछ महीनों के बाद हम लोग साथ आ गए थे। अच्छा, तो फिर कहीं जाते थे घूमने साथ में दोनों? वहाँ तो जाने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई थी हमारी 2 महीने के लिए। हाँ। वो पूना में हुई थी। हाँ। वहाँ साथ ही दोनों ने साथ ही पूना ले लिया था। जाते थे कहीं घूमने फिल्म देखने के लिए? हाँ वो तो जाते ही थे। थोड़ा एक फिल्मों का तो बहुत शौक था। फिल्मों का हमारा एक बैचमेट था, मोहित जैन। वो आजकल बॉम्बे में पोस्टेड है, वो भी देखेगा तो बॉम्बे में पोस्टेड है आजकल। हाँ। उसका सिनेमा हॉल था लखनऊ में। अच्छा, तो उसको पिक्चरों का बड़ा शौक था। तो और पिक्चरें भी, वो गोविंदा का फैन था। उन दिनों में गोविंदा सुपरस्टार था। तो गोविंदा की कोई फिल्म रिलीज, गोविंदा की क्या, जो भी फिल्म रिलीज होती थी वो पूरे बैच के लिए एक साथ टिकटें लेके आता था। अच्छा, और सारा बैच 87 के 87 लोग पिक्चर देखने जाते थे। तो खूब हुड़दंग मचाते थे हॉल के अंदर। तो आप उसी टाइम से आप मूवीज वगैरह, मैं तो मूवीज तो सारी उन दिनों में तो सारी जो रिलीज हो जाए, अच्छी बुरी जो रिलीज हो जाए वही देखते थे। मैम भी जाती थी साथ हाँ, में? साथ मैंने बताया पूरा बैच ही जाता था। हाँ, तो उस टाइम पे लोग जलते नहीं थे कि यार इसको तो मिल गई बंदी हम रह गए हैं? नहीं ऐसा नहीं है, सबको मिल गई अब तो फाइनली। 10 थी, लड़के 70 थे, तो कैसे सबको मिल गई? ये तो होता होगा, जेलस तो होती होगी? नहीं, मैंने पूछा नहीं किसी से, भी तुम जेलस हो रहे हो क्या? हाँ। ये मैं जानना चाहता हूँ कि सुनीता जी आप ही के इलाके से थी या कहीं बाहर से थी? सुनीता दिल्ली से है। अच्छा, हाँ, यहाँ नया बाजार से। तो क्या रीजन था कि आपने सिर्फ उनको ही? अब ये बड़ा मुश्किल है कहना यार, क्या रीजन था कि उसी को चूज किया। क्या खूबी देखी थी आपने? नहीं, अच्छी लड़की है। फिर ट्रेनिंग के बाद हम लोग ऑन द जॉब, वो नागपुर से ट्रेनिंग खत्म हुई, फिर दिल्ली आ गए। हम यहाँ पे CR बिल्डिंग में पोस्टेड थे। आपने फिर घर वालों को कब बताया कि मुझे ऐसे? जैसे इसने हाँ कि मैंने अपने घर वालों को बता दिया। बाई चांस कोइंसिडेंस था कि दोनों की कास्ट एक ही थी। बल्ले बल्ले हो गई उस टाइम पे, दोनों फैमिली मान गई, शादी हो गई। इतने प्रोग्रेसिव तो हम हैं कि सेम कास्ट में करने दें। तो फिर ये तो शादी आपकी तभी हो गई थी या बाद में हुई? शायद तभी हो गई थी। कब? एकेडमी में रहते रहते ही हो गई थी। ओह, तो आपने बिल्कुल ही छोड़ने की मूड में नहीं थे आपकी, भाई तो बढ़िया लड़की मिल गई है अब तो शादी करते हैं। यहाँ पे क्या काम करना होता था आपका? इनकम टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स। तो वो जैसे आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो, सब लोग फाइल करते हैं, तो उसमें से कुछ रिटर्न्स जो हैं वो रैंडमली चूज़ की जाती हैं डीपर स्क्रूटनी के लिए। फिर वो स्क्रूटनी का टारगेट हर ऑफिसर को दिया जाता है। उसको उतने केसेस की स्क्रूटनी करके और उस पर ऑर्डर पास करने होते हैं कि इसने सही इनकम दिखाई है नहीं दिखाई है। तो छापे मारे उस टाइम पे आपने? वो उस टाइम एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आया था। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आया तो बोला जी सेवा बताइए।
तो मैंने कहा भाई क्या सेवा, हाँ, तो बोला जी कितने पैसे लगेंगे। हाँ, तो मैंने कहा नहीं मैम पैसे नहीं लेता। हाँ, तो कहता देखो जी मैं आपके नाम के तो ले आया क्लाइंट से, हाँ, अब आप लोगे तो आपको दे दूंगा, नहीं तो मैं रख लूँगा। तो सबको उन दिनों में ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक था कि कोई आपके नाम के तो ले आता था, तो टैक्स पेयर तो सोचता था कि अफसर को दे आया, अफसर मैं लेता नहीं था तो मेरी इमेज ख़राब हो रही है। तो सबको केस ख़त्म करने के पहले नॉर्मली मैं टैक्स पेयर को बुला दे के बोलता था कि मैंने पैसे नहीं लिए, अब तू और तेरा दलाल जाने। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जाने की। 3-4 महीने ऐसे रहा, उसके बाद फैल गया चारों तरफ कि अफसर पैसे नहीं लेता। तो फिर उस टाइम पे क्या आपने कुछ बड़े बड़े हाथी दबोचे? हाँ बहुत। आखिरी साल जो था लगभग 2000 वो मेरी TDS में थी, उसमें सारी मल्टीनेशनल कंपनीज को दिल्ली में जितनी भी थी, मतलब जितने बड़े बड़े नाम हैं, सैमसंग, LNT, ये वो सबको रेड किया था। सबको रेड किया था। तो तो उस टाइम हम पे दबाव लगभग नहीं आता था 550 करोड़ रुपए इकट्ठे करके लाए थे। उस टाइम पे नेता ये नहीं कहते थे कि हमारा आदमी इसको छोड़ दो, फलाने को छोड़ दो? नहीं, वो इनकी एम्बेसीज जा जाके शिकायत करती थी फाइनेंस मिनिस्ट्री से। जापानीज एम्बेसी ने काफ़ी शिकायत की थी कि हम विड्रॉ कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट सफ़र करेगा। फिर नेताओं के कॉल आते थे आपको कि भाई क्या कर रहे हो? उसके बाद परिवर्तन जो बनाए संस्था। कौन से साल? ये सन 2000 में एग्जैक्ट था, 28 दिसंबर 1999। परिवर्तन ऐसे कैसे बनाया मतलब? तो हमारे डिपार्टमेंट में जैसे इनकम टैक्स रिफ़ंड लेने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, पैसे देने पड़ते थे, लोग तो मुझे लगा कि यहीं से शुरू करते हैं, अपने ही डिपार्टमेंट से शुरू करते हैं। सो एक संस्था बनाई परिवर्तन। तो अब मैं अगर सामने आके कहूँगा कि रिश्वत मत दो, तो सबसे पहले तो मेरे को उठा के ही अंडमान निकोबार भेजेंगे। तो मैं बैकग्राउंड में था और सामने मैंने 2-3 दोस्त ढूंढे थे। अच्छा, जो उसका फेस थे परिवर्तन का। शुरुआत में आप नहीं आए और आप सर्विस में थे? हाँ, मैं सर्विस में था। अच्छा, तो मैं बैकग्राउंड में था। और तो एक कर्नल पांडे थे, हाँ, एक कैलाश गोडुका थे, और एक परिवर्तन.com करके हमने उस टाइम पे वेबसाइट बनाई। मैंने ही डिज़ाइन की, मैं इंजीनियर था, मेरे को वेबसाइट बनानी आती थी 1999 में। 99 में। तो परिवर्तन.com करके एक वेबसाइट बनाई और हमने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिफ़ंड लेने के लिए रिश्वत मत देना, कोई रिश्वत मांगे तो हमें बताना, हम आपका रिफ़ंड फ्री में दिला देंगे। ओह, तो हमारे पास शिकायतें आने लगी और उसके बैनर हमने पूरे डिपार्टमेंट के चारों तरफ दीवारों पे टांग दिए। अच्छा, अपनी डिपार्टमेंट में? अपने डिपार्टमेंट। मेरे को याद है 28 दिसंबर 1999 को हमने लॉन्च की थी परिवर्तन.com, और शायद उस पर लिखा था वॉलंटियर फॉर परिवर्तन, एक पेज था। तो उस पर सबसे पहला वॉलंटियर जो बना था वो मनीष सिसोदिया थे। वो मनीष सिसोदिया था। मैंने अंदाजा लगाया जिस तरह से आपकी दोस्ती है। एंट्री की थी। तो वो क्या कर रहे थे इंटरनेट पे कि उनको एकदम से परिवर्तन दिखाई देगा? तो वो मैंने उससे पूछा कि तूने कैसे किया। हाँ, तो वो ZTV में काम करता था, डेस्क पे था। तो हमने प्रेस रिलीज भी भेजी थी। तो कहता तुम्हारी प्रेस रिलीज आई थी छपने के लिए, कैरी होने के लिए। तो जब प्रेस रिलीज आई कि रिश्वतखोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो कहता मैंने सोचा देखते हैं कौन है ये लोग। तो मैंने वेबसाइट पे जाके देखा, उसमें वॉलंटियर था, मैंने डाल दिया। तो पहला वॉलंटियर आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बाकायदा उसके घर गया, मनीष सिसोदिया के। तुम कौन हो? मदर डेयरी के पास, पटपड़गंज में मदर डेयरी के पास उसका घर होता था, एक छोटा सा घर। क्या था मतलब छत के ऊपर बस एक कमरा था, टपरी टाइप की एक कमरा था। उस कमरे में ही किचन थी, उस कमरे में ही वो बरसाती बोलते जहाँ दिल्ली में। हाँ, वहाँ रहते थे। तो उस छत पे बैठ के हमारी 2-3 घंटे बात हुई थी उस टाइम। आप तो उस टाइम पे अधिकारी थे? मैंने मनीष को उस टाइम तो नाम भी नहीं बताया। मैंने अपना नाम कैलाश गोडुका रखा हुआ था उन दिनों में, तो अपना असली नाम नहीं बताता था मैं किसी को। फिर हमने एक बार अपने चीफ कमिश्नर के कमरे के बाहर धरना दिया था, CR बिल्डिंग के अंदर। मतलब मैं निचले फ्लोर पे था और ऊपर वाले फ्लोर पे धरना चल रहा था। अच्छा, और परिवर्तन करा रहा है? परिवर्तन करा रहा था धरना, और मैं मास्टरमाइंड था। यही तो CJP वाला नहीं हो रहा कहीं? तो वो ये था भाई, हमारी 550 के करीब शिकायतें आई थी। तो हम ये कर रहे थे भी इनको निपटाओ, ये इतने दिनों से बेचारे रिफंड के लिए घूम रहे हैं, इनको निपटाओ। तो काफ़ी निपट गए थे। नहीं, उस दिन मुझे तो धरने में बड़ा इंटरेस्ट है कि ऊपर धरना हो रहा है, आपका अधिकारी नीचे आराम से काम कर रहा है, बड़े ऑफिसर के खिलाफ धरना हो रहा है
और वो जो धरना दे रहे थे वो लगातार मेरे संपर्क में थे, अब क्या करना है, अब क्या करना है, क्या करना है। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर 2 साल के बाद फिर मैंने छुट्टी ले ली डिपार्टमेंट से, फिर मैं फुल टाइम आ गया, सामने आ गया मैं। तो आपने मतलब इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया, मतलब भाई? फिर 2 साल के बाद मैंने स्टडी लीव ले ली। स्टडी लीव लेने के बाद फिर मैं अरुणा रॉय वगैरह के टच में आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन के टच में आया। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया। उसके बाद फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ी थी वो भी बड़ा नहीं, मतलब ऐसे क्यों? आप उस टाइम पे लास्ट पद क्या था आपका? जब मैं छोड़ी थी तब मैं डिप्टी कमिश्नर था। डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। इतनी बढ़िया मलाईदार नौकरी थी वो। मलाई तो खाता ही नहीं था, मलाई का शौक ही नहीं था। नहीं, डिप्टी कमिश्नर छोड़ना और 1999 में बिना किसी, वही एक्चुअली उस टाइम लोगों को ये लगता था कि सनक गया ये। हाँ, जैसे मेरी बिल्डिंग जहाँ हम रहते थे, हाँ, तो वहाँ पे लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते थे, तो सबको लगता था ये पागल हो गया है। हाँ। मतलब डिप्टी कमिश्नर की नौकरी कौन छोड़ के घर बैठता है, तो सबको लगता था दिमाग खराब हो गया इसका। मतलब बाद में लोगों को लगने लगा, जैसे ये रिश्तेदार सोचते थे, जितने रिश्तेदार आते थे सबको लगता था ये पागल हो गया। हाँ। और मतलब पहले तो इनकम टैक्स था, इनकम टैक्स तो 2 साल किया हमने, रिफंड विफंड। उसके बाद फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन पे काम करने लग गए। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए दिल्ली की झुग्गी बस्ती है, सुंदर नगरी और नंद नगरी, उन बस्तियों में एक्चुअली मैं कई महीने बस्ती में जाके भी रहा, झुग्गी बस्ती में। अच्छा। तो वहाँ पे हमने झुग्गी बस्ती वालों के सारे काम कराने चालू कर दिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन तो एक रामबाण था। हाँ। किसी का राशन नहीं मिल रहा, आरटीआई डाल दो राशन मिल जाएगा। किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा, किसी के बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, किसी को दवाई नहीं मिल रही, हर चीज़ पे आरटीआई डालो आपका काम हो जाएगा। बट ये तो 2007 के बाद हुआ होगा ना? नहीं, 2003 में ही दिल्ली में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आ गया था। अच्छा, पहले आ गया था। दिल्ली का अलग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आ गया था। उस टाइम पे कौन सी सरकार थी? शीला दीक्षित जी की। अच्छा। तो फिर हमने झुग्गी बस्तियों में काम करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद फिर जब मैगसेसे अवार्ड मिला 2006 आप बहुत आगे जा रहे हो, मुझे तो आपके इस्तीफे में इंटरेस्ट है। हाँ। इस्तीफे पे इस्तीफा मतलब उसके क्या बाद हुआ। आपकी वाइफ ने नहीं कहा भाई क्या कर रहे हो? वही मैं बताता हूँ, इस्तीफा उसके बाद हुआ। तो 2006 में जब अवार्ड मिला ना मैगसे से, हाँ, तब सबको लगने लगा यार कुछ ठीक ही कर रहा होगा जो इन्होंने इतना बड़ा अवार्ड दे दिया। हाँ, तब थोड़ी इज्जत बढ़ी आसपास, हाँ, बिल्डिंग में भी सारे इज्जत के साथ देखने लगे। हाँ। नहीं तो जब मैं लिफ्ट में होता था तो बड़ी धिक्कार वाली नज़रों से देखते थे लोग कि कौन आ गया। हाँ। फिर उसके बाद इज्जत बढ़ गई है आसपास के लोगों में, कि रिश्तेदार भी आते थे, कहते थे हाँ कुछ ठीक ही कर रहा होगा। ये नहीं पता था किसी को क्या कर रहा है ये। तो आपके जो मम्मी पापा थे उन्होंने नहीं कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, मजबूरी थी। कमिश्नरी छोड़ रहे हो? हैं? मजबूरी थी। फिर उसके बाद एक दिन मैं, तब तक मेरे को 4 साल 5 साल हो गए थे। मतलब नौकरी तो मैंने सन 2000 में छोड़ दी थी। 2 साल स्टडी लीव ली, फिर लीव विदाउट पे, बिना पे के बस मैं जाता ही नहीं था, पे नहीं मिलती थी, लेकिन नौकरी बनी हुई थी। तो फिर मैं एक दिन विपश्यना कोर्स में जब गया तो मुझे लगा कि ये चिपके रहना नौकरी के साथ ठीक नहीं है। अगर नौकरी नहीं करनी तो छोड़ देनी चाहिए। तो विपश्यना से आने के बाद फिर मैं डिपार्टमेंट में गया और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये कौन सी ईयर की बात है? ये 2006 में था। अच्छा। 6 में या 7 में था। तो मैंने घर नहीं बताया कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा। बाई चांस क्या था कि जिसको मैं इस्तीफ़ा सौंप के आया था, हाँ। वो क्लर्क जो है वो मेरी वाइफ के अंडर में पहले काम कर चुका था। अच्छा। तो उसने शाम को फ़ोन कर दिया मेरी वाइफ को कि ये क्या कर दिया कि साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया। तो मेरी वाइफ को तो उससे पता चला कि मैं इस्तीफ़ा दे आया। अच्छा। तो इस्तीफा देना आपके लिए पर्सनली वो नहीं था एक? एक्चुअली उससे मोह छूटना जरूरी था, तभी आगे बढ़ सकते थे। नहीं तो ये था भाई, जिस दिन इस्तीफा दे के आए, उस दिन क्या फील हो रहा था? सुकून महसूस हो रहा था कि अब शांति मिल गई। इमोशनल टाइम था कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं नौकरी जा ही नहीं रहा था। 4-5 साल तो हो गए थे, अब तो फॉर्मेलिटी रह गई थी। नौकरी की हत्या तो पहले ही कर दी थी। हाँ। फिर 2 महीने बात ही नहीं हुई? फिर 2 महीने बात नहीं की उसने। थोड़ी बहुत तो होती होगी किचन में। हैं? तो फिर उसके बाद फुल टाइम आ गया इसमें। तो उसमें उस वक्त हमने राशन के खिलाफ राशन पे काफ़ी काम किया था। दिल्ली में सुंदर नगरी की झुग्गियों में राशन की जो दुकानें थी वो राशन की चोरी बहुत करते थे। तो हम आरटीआई में उनके रिकॉर्ड निकलवाते थे। अच्छा। तो जब आप राशन लेने जाते हो तो आपको अंगूठा लगवाता है, वो साइन कराता है कि मैंने राशन ले लिया। तो हम उसके सारे रिकॉर्ड निकलवाते थे। वो झूठे होते थे, लोगों के सिग्नेचर फर्जी होते थे। लोगों को राशन तो मिला नहीं। तो हम लोगों के बयान लेते थे, लोग कहते थे राशन नहीं मिला, और वो राशन वाले के यहाँ सिग्नेचर है। तो फिर उस पर हम शिकायत करते थे, राशन की दुकानें कैंसिल होती थी। तो उस वक्त हमारे ऊपर कई बार अटैक हुए, फिजिकल अटैक हुए हमारे पास। हमारी एक लड़की होती थी संतोष, पहले उसका गला काट दिया,
वो बच गई। उसके बाद उसका एक्सीडेंट करा दिया, उसमें उसकी डेथ हो गई। वो चुनाव भी लड़ी थी, पहला चुनाव तो वो लड़ी थी, उसके बाद सेकंड चुनाव के पहले उसकी डेथ हो गई। इस तरह से 7 या 8 बार हमारे ऊपर अटैक हुए थे। अटैक हुआ? मेरे को धमकियाँ आती थी। एक कोई बहुत बड़ा गुंडा था यूपी का, उसका फ़ोन आया था मेरे पास कि ये राशन का धंधा मेरा है, ज़्यादा हीरो मत बन, नहीं तो तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा मैं। फिर तो ये चलता रहा। उसके बाद फिर लोकपाल आंदोलन शुरू हुआ। आपने कब शुरू किया लोकपाल वाला? ये आपने शुरू किया या कोई और के में आप शामिल हुए? नहीं, ये पूरा का पूरा हमने शुरू किया। मेरे हांगकांग के अंदर ये एक बिल होता था जिसने हांगकांग की पूरी दशा बदल दी थी। ओम्बड्समैन बिल था, इसी तरह से बोलते थे शायद, जिसको यहाँ लोकपाल बोलते हैं। उसके आने के बाद हांगकांग के अंदर बड़े स्तर के ऊपर, पहले हांगकांग में बहुत करप्शन होती थी, वहाँ पे बहुत बड़े स्तर के ऊपर भ्रष्टाचार पे एक्शन हुआ, करप्ट लोगों को पकड़ा गया, और फिर हांगकांग बना जो हम जानते हैं आज, इतना डेवलप हो गया। तो मेरे मन में ये था कि भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स की ज़रूरत है। भ्रष्टाचारियों के मन में डर होना चाहिए कि अगर हम गलत काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो तब ये पूरा लोकपाल बिल हमने उसी के बेसिस पे ड्राफ्ट किया। और ये आप परिवर्तन के अंदर कर रहे थे या कोई और? कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बस हम ही, मैं था, प्रशांत भूषण थे, प्रशांत जी से बहुत अच्छी दोस्ती थी, मैं और प्रशांत भूषण और मनीष सिसोदिया, हम 3-4 लोग मिलके ही कर रहे थे ड्राफ्ट। तो ये ड्राफ्ट होने के बाद फिर हमने काफ़ी इधर उधर हाथ पैर मारे, जैसे अलग अलग जगह गए कि भाई ऐसा बिल आना चाहिए, लेकिन कहीं से कोई सार्थक रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर लगा कि इस पे आंदोलन करना पड़ेगा। तो अन्ना जी के फास्ट के बारे में काफ़ी सुना था कि एक बार अन्ना जी फास्ट पे बैठ जाएं तो वो करवा के रहते हैं। तो अन्ना जी से राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेके तो काफ़ी दोस्ती थी, आता जाता, हाँ पहले से आते जाते रहते थे उनके पास। फिर अन्ना जी के पास हम गए, तो अन्ना जी के पास गए, किरण बेदी के पास गए, स्वामी रामदेव के पास गए, इन सब लोगों के, संतोष हेगड़े के पास गए, इन सब लोगों को जोड़ा हमने। फिर वो एक लोकपाल आंदोलन वाली जो कमेटी थी 19 लोगों की, वो कमेटी बनाई, और फिर 4 अप्रैल 2011 को अन्ना जी अनशन पे आके बैठे। नहीं, ये तो आप एकदम चले गए आगे। जैसे अन्ना जी को कौन लेके आया, आप कन्विंस किया? मैंने कन्विंस किया ना, मैं गया था अन्ना जी के पास, आइए अन्ना जी लोकपाल बिल के लिए। उनको लोकपाल बिल का थोड़ा आइडिया था क्योंकि वो महाराष्ट्र में लोकपाल सिमिलर कानून के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हमने जो बनाया था वो काफ़ी स्ट्रांग था। मतलब उसमें जैसे एक जो बात कही जाती है कि इसमें आरएसएस की बड़ी बैकिंग थी। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं था। नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी। आप लोगों ने कोई मीटिंग नहीं की? देखो, अब अगर कोई वहाँ पे उन्होंने अपने लोग भेजे हों ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, ये तो हमें नहीं पता, वो तो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था किसी भी तरह से। मतलब हमसे कोई संपर्क नहीं था। जैसे जितने हम लोग लोकपाल बिल आंदोलन के जो मेन लोग थे, उनमें से किसी के साथ कोई संपर्क नहीं था। आरएसएस का नहीं, बीजेपी से, आरएसएस बीजेपी किसी का कोई संपर्क नहीं था, किसी भी प्रचारक ने। ये झूठे आरोप लगाए जाते हैं। एक आपकी फोटो वायरल होती है जो जिसमें आप बैठे हो, जेटली साहब बैठे हैं और बीजेपी के साथ कुछ, और ये किरण बेदी वगैरह बैठी हैं, वो क्या था? मैंने फोटो तो नहीं देखी, लेकिन उन दिनों में सारे नेताओं से मिलने जाते थे हम। अच्छा। विपक्ष के, पक्ष के, सबसे मिलते थे हम। हाँ। हो सकता है उन दिनों की फोटो होगी। नहीं, उस तस्वीर को ऐसे यूज किया जाता है ये बताने के लिए कि आप मतलब पीछे से आरएसएस बैक कर रही थी, उस पिक्चर को इसलिए दिखाया। तो ऐसी कई पिक्चर हैं जिसमें दूसरे नेताओं के साथ भी है। सारे नेताओं से मिलते थे उन दिनों में, सारे नेताओं से हम सपोर्ट मांगते थे, पक्ष विपक्ष। हमने डिसाइड किया था कि हम सबसे मिलके सबसे सपोर्ट मांगेंगे। और ये विवेकानंद फाउंडेशन का भी बोलते हैं कि ना, उनका कोई रोल नहीं था। कोई रोल नहीं, डोवाल वगैरह ये सब कोई रोल। तो फिर ये मैगजीन्स वगैरह जो कहती हैं वो सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। तो जैसे आज आरएसएस को आप कैसे देखते हैं? आप मतलब उनके खिलाफ हैं या साथ हैं या न्यूट्रल हैं? मैं तो उनकी विचारधारा के खिलाफ हूँ, क्लियर, सख्त खिलाफ हूँ। खुल के कितनी बार बोल चुका हूँ। तो मतलब आरएसएस में क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या लगता है? वो हिंदूवादी संगठन है इसलिए? नहीं, हिंदूवादी नहीं, मुझे नहीं लगता बीजेपी भी हिंदूवादी है, मुझे नहीं लगता आरएसएस भी हिंदूवादी है। वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, अलग अलग समाज के लोगों में नफरत फैला के लोगों को, सारे देश को बस हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके बाकी देश जाए भाड़ में। सबसे ज़्यादा करप्शन। अब अच्छे, इनका भी झंडेवाला में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है आरएसएस की, देखिए कितने फ्लोर की है। फ्लोर ही फ्लोर है कमरे ही कमरे हैं। और इतनी शानदार बताते हैं, मतलब क्या फ्लोरिंग है, क्या है,
कहाँ से आ रहा है पैसा, किसकी बिल्डिंग है वो? लेकिन ये मैंने अभी किसी का इंटरव्यू सुना था आरएसएस वाले का, वो कहता है कि आरएसएस रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, देयरफॉर आरएसएस की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर आरएसएस की प्रॉपर्टी नहीं है तो वो प्रॉपर्टी किसकी है, उसका पैसा कहाँ से आया? और आरएसएस के बीजेपी के इतनी बिल्डिंग्स हर डिस्ट्रिक्ट में अब शानदार और ये तो भवन, टैक्स वैक्स कुछ नहीं देते हैं। शानदार भवन बन गए, कहाँ से आ रहे हैं? तो तुमको सबको हिंदू और मुसलमान के झगड़े में फंसा के खूब कमा रहे हैं सारे, ऐश कर रहे हैं सब लोग, तुम बेवकूफ़ हो। ये इन जेंजी ने सिखा दिया इनको। ये जो फिर आईएसी मूवमेंट हुआ और उस टाइम पे तो आपने कहा था कि मतलब मैं पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं आऊँगा, फिर आपको क्यों लगा कि मुझे इन्होंने धमकी दी, इन्होंने चैलेंज किया कि अगर लोकपाल बिल चाहिए तो ऐसे सड़कों पे थोड़ी बनता है, चुनाव लड़ो, चुनाव लड़के हवेली पे आओ असेंबली में आओ, तब बना लेना। तो इन्होंने चैलेंज दिया। मैंने अपनी पहली जो स्पीच थी असेंबली के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, उसमें यही कहा था, इस देश का आम आदमी गिरा पिटा है, मरा हुआ है, लेकिन इसको चैलेंज मत करना, जिस दिन ये खड़ा हो गया उस दिन बड़े बड़ों की कुर्सी हिला देगा। ये तो नायक वाली बात हो गई। हाँ तो आम आदमी को ये चैलेंज किया, चुनाव लड़के दिखाओ। इनको लगा इनको क्या, अब कहते हैं कि यार क्यों चुनाव लड़े तुम लोग। मेरा बड़ा इंटरेस्ट था आप में, और ये जो नए मूवमेंट हो रहे थे उस टाइम पर, तो अखबार में इतना रामलीला मैदान आए थे? नहीं, रामलीला मैं गांव में रहता था सर, गरीब आदमी था मैं तो मथुरा में ही था। मैं अखबार पढ़ता था, तो उस टाइम पर पूरा अखबार है, उसमें एक छोटे से कॉर्नर में एक छोटी सी है कि आम आदमी पार्टी बनी है दिल्ली में। तो मतलब वो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी भी नहीं उनके लिए, उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि ये जो इतनी सी उसमें जगह थी कि एक आम आदमी पार्टी है और केजरीवाल जी ने बनाई है ऐसे करके। और मैंने जितनी भी आप बातें बता रहे हैं ना कि मैंने स्पीच दिया और वो झाड़ू लहराए जा रहे हैं जब आप इलेक्शन जीते हैं, या जो आपने इस रामलीला मैदान में जो शपथ ली है, या आपने दिल्ली दरबार लगाया, आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप खम्भों पे चढ़ रहे हैं, वो मैं उस टाइम पे बच्चा था जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, और मैं उन चीज़ों को देख रहा था। मतलब एक विद्यार्थी के तौर पे ये मेरे लिए भी बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे आपसे इन सब पे बात कर पा रहा हूँ। तो मुझे तो पूरा याद है वो चीज़ें। तो फिर जब 28 सीटें आपको लग रहा था कि 28 सीटें आएंगी आपकी? देखो, जो माहौल जनता का दिख रहा था, हाँ, उसके हिसाब से तो हमें लग रहा था पूर्ण बहुमत आएगा। तो जब 28 सीट आई तो थोड़े से निराश थे हम लोग। निराश हुए? हाँ, कि पूर्ण बहुमत से कम कैसे रह गए। पहली बार में आपको लग रहा हमें लग रहा था कि पूर्ण, जो जनता का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन पहली बार था ना, तो जो जनता का, अच्छा ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक नई पार्टी बना के, ना लोगों को नई पार्टी का नाम पता था, ना लोगों को सिंबल पता था। 1 साल के अंदर लोगों के घर घर सिंबल पहुंचाना और नई पार्टी का नाम पहुंचाना बिना पैसे के, कोई पैसे नहीं थे हमारे पास, हंसी खेल नहीं था। मतलब मेरे को याद है कितने कई किलोमीटर डेली पद यात्रा की थी, गली गली में दिल्ली की गलियों में जा के पद यात्रा करते थे, चिल्लाते रहते थे लोग। 5 आदमी साथ होते थे और उनके साथ स्लोगन चिल्ला रहे होते थे हम लोग। जब हमने पार्टी बनाई थी, पार्टी के उसमें 150-200 के करीब बस वॉलंटियर आए थे। वहाँ से शुरू किया था हमने पार्टी का सफ़र। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक भी सीट आएगी। अच्छा, सबको ये था कि सबकी जमानत जब्त होगी और केजरीवाल की जमानत बच जाएगी। जीतेगा ये किसी ने नहीं कहा, जमानत बच जाएगी केजरीवाल की, हो सकता है। तो सर जैसे अभी उस टाइम पर आपने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया था पहली बार सरकार बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ वहाँ के बाद की जर्नी ज़्यादातर लोगों ने आपकी फॉलो ही की है, तो उन पे मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं करता, मैं सीधे पॉलिटिक्स पे आता हूँ। अब यहाँ की बातें हम पॉलिटिक्स पे करेंगे कि कांग्रेस के साथ अभी कैसा है आपका रिलेशन? कांग्रेस के, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के साथ 1-2 बार गठबंधन हुआ, जैसे स्पेशली जो लोकसभा वाला दौर था, लोकसभा के अंदर हमने गठबंधन किया कांग्रेस के साथ। 4 सीट दिल्ली में हमारे पास थी, 3 सीट उनके पास थी। उनकी तीनों सीटों पे मैंने जाके उनके कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया, उनके लिए रोड शो किए मैंने तीनों कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए, जबकि मैं 15 दिन के लिए इंटरिम बेल पे आया था उस टाइम। उसके बावजूद मैंने इतना टाइम कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए दिया। हमारी 4 सीटों पे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने हमें हराने के लिए पूरी कोशिश की। ये बात खड़गे जी को भी बताई गई कि आपके सीनियर मोस्ट लीडर्स
वो जगह जगह जा जाके हमारे कैंडिडेट्स को हराने गठबंधन किस लिए किया था भाई? कांग्रेस के वोट भी हमें पड़े और हमारे वोट भी हमें पड़े। वो कांग्रेस के वोट बीजेपी को ट्रांसफर कर रहे थे, अच्छा, हमें हराने के लिए। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या सच नहीं, था? सही सच था। अच्छा, मतलब सोमनाथ भारती का आप इंटरव्यू लेना, सोमनाथ भारती ने बताया कि मैं खड़गे साहब के पास गया, वहाँ पे अजय माकन जी बैठे थे, उसने कहा ये सर मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। खड़गे जी कुछ नहीं बोले। तो इसका मतलब ये तो स्ट्रैटेजी है ना, हर स्टेट आफ्टर स्टेट देख रहे हैं कि कांग्रेस अपने पार्टनर पार्टी के साथ, जो भी उनके साथ अलायंस पार्टनर होता है, उसको हराने के लिए काम करती है, जहाँ भी देखते हैं। तो अब ये धीरे धीरे लगने लगा है कि कांग्रेस और बीजेपी अंदर खाने मिले हुए हैं। ये कहाँ पॉसिबल है सर, बताइए। क्यों नहीं पॉसिबल है? एक चीज़ बताओ मेरे को, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तो ये साबित हो गया कि लिकर स्कैम फर्जी था, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, ऑर्डर पढ़ा होगा, इतना सबूत के साथ कोर्ट ने बोला है। पूरा लिकर स्कैम में इतना भी सबूत नहीं है कि वक्त ट्रायल भी चल सके। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने मेरे को, मनीष को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को, विजय नायर को, इतने नेताओं को उस केस में जेल में डाल दिया, फर्जी केस में। इनके खिलाफ तो इतने सारे केस थे। नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, रॉबर्ट वाड्रा के केस खिलाफ जमीनों के केस चल रहे हैं हरियाणा में, 2G का केस था, कोयले का केस था, फलाना केस था, सारे बंद होते जा रहे हैं, क्लीन चिट होती जा रही है। ऐसा क्यों है बताओ? मैं क्या बताऊं सर, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ। मैं तो जस्ट ऐसे नॉर्मल, कुछ तो होगा ना। नहीं, उनको भी जैसे नेशनल हेराल्ड केस में उन्होंने सोनिया गांधी को भी बुलाया ना, अरेस्ट कोई किसी को किया? उनकी तो इवन उनकी पार्टी में डीके शिव कुमार को छोड़ के कोई अरेस्ट हुआ? एक डीके को छोड़ के कोई उनकी पार्टी में। हमारे आज भी 3 या 4 नेता अभी जेल में है। संजीव अरोड़ा जेल में है, नरेश बाल्यान जेल में है, दीपक सिंगला जेल में है, अभी भी 3-4 नेता जेल में है हमारे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अभी गुजरात में हम चुनाव लड़ रहे हैं, इस टाइम मेरे कम से कम 150 कार्यकर्ता जेल में है, कांग्रेस का एक भी नहीं है। क्या है ये? उनको लगा होगा आपको टारगेट कर सकते हैं, अब उनको नहीं कर सकते। लगा होगा कि कुछ तो है यार, थोड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, नहीं इनको छेड़ते हैं, नहीं इनको छेड़ते। वैसे तो कर तो रही है वो, परेशान सबको ही कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं यार, और आप बाकी तो सब दिखावा है। अब ये बताइए, आप कहते हैं कि यार अपोजिशन को साथ आना चाहिए, और अभी जैसे पर आंखें खुली भी तो रखनी चाहिए, बेवकूफ भी तो नहीं बनना चाहिए। जब पता है भाई बगल में बैठा हुआ तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार है, तो फिर ऐसे तो आप फिर आगे बात नहीं करेंगे इनसे? क्या बात करें? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि इनके साथ मिलके देश में मुझे लगता है एक नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी कोलिशन की ज़रूरत है। तो आप दोबारा बातचीत नहीं करेंगे कांग्रेस से? सवाल ही नहीं उठता। ऐसे तो अपोजिशन यूनिटी होगी नहीं। किस लिए चाहिए अपोजिशन यूनिटी? तो आप ही कहते थे कि अपोजिशन यूनिटी। मैंने कभी नहीं कहा इस बारे में। मुझे लगता है कि देश को इस टाइम समाधान की ज़रूरत है। ऑपोजिशन यूनिटी की ज़रूरत नहीं है, देश को समाधान की ज़रूरत है। जो शख्सियत और जो पार्टी इस देश को उम्मीद दे सकेगी, भरोसा दे सकेगी और समाधान दे सकेगी, जनता उसके पीछे होलेगी। सीजेपी के आंदोलन ने ये दिखा दिया कि लोग मोदी से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, निराश हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन लोगों को वो उम्मीद कहीं और भी नहीं दिखाई दे रही कि इनको हटा के किसको बनाएं। जिस दिन लोगों को वो उम्मीद मिल गई, 2/3 तो क्या 3/4 मेजॉरिटी आ जाएगी। वो उम्मीद अभी ऑपोजिशन से भी नहीं है। आपको क्या आप जो ऑपोजिशन यूनिटी बोल रहे, उस ऑपोजिशन से लोगों को उम्मीद नहीं है। किससे है? वो उस अभी नहीं है। अच्छा। अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा, होराइजन के ऊपर अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा। आपको राहुल गांधी कैसे लगते हैं? मेरे को किस लिए ऐसे नॉर्मली क्या जरूरत है? मेरे को शादी थोड़ी करनी है। नहीं, वैसे ही नॉर्मली एज ए पर्सन। मैं क्यों टिप्पणी करूं? एज ए पॉलिटिशियन किसी इंडिविजुअल पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अरे आपके जानने वाले, वो एक पॉलिटिशियन है और जनता को तय करना है कि वो कैसे है। आपको कैसे लगता है? मेरे को किस लिए चाहिए? तारीफ कर दीजिए थोड़ी सी। मेरे को किसी के ऊपर भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपकी अखिलेश यादव से तो बहुत बनती है, जितना मैं देख रहा हूँ। उनसे अच्छी दोस्ती है। अच्छी दोस्ती है। पर्सनली भी दोस्त हैं या जस्ट पॉलिटिकल फ्रेंड है? नहीं, पर्सनली भी मैं उनकी इज्जत करता हूँ काफ़ी। आप वो आपके इलेक्शन में भी आए थे? उनका मैं सम्मान करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो आए थे समय निकाल के। आप जाओगे वहाँ पे यूपी इलेक्शन? ज़रूर जाएंगे अगर वो बुलाएंगे तो। आप अलायंस करोगे या जस्ट ऐसे ही? देखते हैं, अभी समय है, क्या होगा क्या नहीं होगा। यूपी में कुछ अलायंस का
बातचीत? अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी तो समय है। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी को वहाँ पे मिलना चाहिए स्पेस? मतलब अगर मिलेगा तो हम जरूर लड़ेंगे चुनाव, स्पेस अगर होगा तो। अगर अलायंस में लड़ेंगे देखो अभी मेरे को वहाँ का ज़्यादा पता नहीं, सब कुछ संजय सिंह डिसाइड कर रहे हैं। तो संजय सिंह जो भी सजेस्ट करेंगे पार्टी को, उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। तो अभी मैं बहुत कुछ बोल नहीं सकता। अच्छा, वो जो आपने सवाल जो है सेंसिटिव सवाल आपने ऐसे नहीं, सेंसिटिव नहीं है एक्चुअली, अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। हाँ। डिसाइड होगा तो बता ही देते। मैं मेरे से ज़्यादा पारदर्शी आपको पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कोई आदमी नहीं मिलेगा। हाँ। फिर भी जैसे आप मतलब अगर इन केस अगर समाजवादी पार्टी आपको सीट नहीं देती है जितनी आप चाहते होंगे, तो फिर क्या आप अकेले लड़ेंगे? अगर देती है तो क्या करेंगे, नहीं देती है तो क्या करेंगे, ये सब प्रोबेबिलिटीज हैं। हाँ। अभी इन प्रोबेबिलिटीज पे चर्चा करना बेकार है। जब होगा विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। आप अखिलेश यादव से तो पर्सनल मिले होंगे? हाँ, बहुत बार। अच्छा, कैसे लगते हैं मतलब वैसे? नहीं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। डिम्पल जी से मिले आप? उनसे नहीं मुलाकात हुई। आप कभी हैंग आउट करने जाते हैं दोस्तों के साथ कि यार मूड खराब है, अखिलेश यार मिलते हैं, ऐसा कुछ होता है पॉलिटिशियंस के बीच में? मतलब मैं और अखिलेश हैंग आउट करने? नहीं, ऐसे कहीं यार कहीं बात कर लेते हैं या कहीं बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं होता। तो किसके साथ हैंग आउट करते हो आप? अपनी फ्रेंड्स, फैमिली। अच्छा, फ्रेंड्स हैं आपके? हाँ, फ्रेंड्स कितने? कितने अब ये तो मैंने काउंट नहीं किए, लेकिन जैसे मेरे बैचमेट्स हैं हाँ, पुराने, कई अभी भी हैं? हाँ, कई सारे हैं उनके साथ। अब नए अपने पार्टी के दोस्त हैं। हाँ। जैसे कुछ भी होता है, कभी मनीष का बर्थडे, मेरा बर्थडे, इसका उसका, हम लोग हमारी फैमिलीज मिल लेती हैं। हाँ। तो अभी मतलब जैसे आप खुश हैं या जस्ट बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं? हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड? बिल्कुल। मैं क्या लेके आया था, हाँ। मेरा क्या है, हाँ। एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ था। हाँ। मैं कोई राजा का बेटा थोड़ी हूँ कि राजपाट मेरे को विरासत में मिला था, इसको संभाल के रखना है। ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाना है। हाँ। भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, जैसे अभी जितना दिया, जितनी पावर दी, उतना कोशिश की हमने। और मेरे को बड़ी खुशी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कम से कम इन 4 सेक्टर्स में हमने काफ़ी अच्छा काम किया। अभी एक सवाल मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि आप पूछना केजरीवाल जी से जब मिलो, तो सवाल ये है कि ऐसा कौन सा पुराना साथी है जिसके साथ आप वापस काम करना चाहोगे? वापस काम करना मतलब दोबारा से काम कर लेना चाहोगे आप उनके साथ? कंफर्टेबल सबसे ही करना चाहेंगे, सबसे अच्छी। जैसे प्रशांत भूषण है, वो मेरी उनसे 20 साल पुरानी दोस्ती थी जब वो छोड़ के गए। मैं आज भी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ उनकी। तो जो भी सर्कमस्टांसेस रहे, तो अच्छे आदमी हैं। अभी उनसे बात होती है कभी बीच बीच में? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। तो अगर आपको प्रशांत जी पसंद है? बहुत अच्छे हैं। मैंने तो ये भी देखा है कि आप एक दूसरे के आरटी भी कर रहे होते हैं, प्रशांत जी और मैं शेयर करते रहते हैं ट्विटर वगैरह पे। नहीं, वो अगर कोई अच्छा ट्वीट हो एक दूसरे का तो कर देना चाहिए, लेकिन उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। तो अगर आप दोबारा से काम कर सकते दोनों? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, और कुमार विश्वास जी? अब एक एक का नाम लेना भी ठीक नहीं है। जैसे मैंने बोला आपने राहुल गांधी के लिए, अब एक एक का नाम लेना ठीक नहीं है। मैं किसी के बारे में कोई हमें तो सर रील तभी मिलेगी जब हम किसी का नाम लेंगे। मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी। ये बताइए सर, एक लोग ये तो कहते हैं कि मतलब आप इतने इंटेलिजेंट हैं लेकिन उसके बाद अपने दोस्त नहीं पहचान पाए कि किसको दोस्त रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। देखो, सर्कमस्टांसेस होते हैं, आदमी कोई भी बुरा नहीं होता, कोई भी अच्छा नहीं होता। सर्कमस्टांसेस होते हैं, कौन किन सर्कमस्टांसेस में गया, क्यों गया, कैसे गया, इस पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो पर जैसे बाकी दोस्तों ने आपके बारे में उतना बुरा नहीं बोला जितना 2 लोगों ने बोला है। किसने? एक तो स्वाति मालीवाल हुई हैं और दूसरे कुमार विश्वास। कोई बात नहीं, भगवान उनका भला करे, खुश रखे उनको। तो कुमार विश्वास के साथ दोबारा कभी मतलब मैंने जैसे कहा, मैं किसी भी इंडिविजुअल के बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा। कैसे लगते हैं वैसे आपको? सर हमारी रील का सवाल है सर, कुछ बोल दो। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगा। बोल दो कि हरामी आदमी है, ये तो बेकार है। हाँ, नहीं, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगा, सब लोग खुश रहें। नहीं, वो तो आपके बारे में बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? बोलने दो। क्यों? हाँ, आप तो ऐसे सारे, आपको क्या दिक्कत है? आप भी बोलो। बोलिए। हाँ, बोलो। ऐसे कुछ हो? नहीं। तो जैसे स्वाति मालीवाल वाला मामला जो था, आपको नहीं लगता है वो आराम से हैंडल किया जा सकता था, या वो हैंडल करने लायक नहीं था? अब मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो भी सर्कमस्टांसेस थे, वो जो भी हुआ, मैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर, मैंने आपके बेटे का, मैंने अभी ऐसे ही पढ़ रहा था, उसके 95% आए थे सीबीएसई में। 96 क्या खिला रहे हो आप इनको? मशरूम खिला रहे हो मोदी जी की तरह? क्या कर रहे हो आप?
नहीं, मशरूम आपके दोनों बच्चे आईआईटी में? हाँ, दोनों बच्चे आईआईटी में थे, अब तो दोनों पास आउट हो गए। हाँ, और अभी ये जॉब वगैरह भी करते हैं क्या? कैसी आपको क्या लगता है कि आप पेरेंटिंग कैसी दिया आपने? देखो, सारा क्रेडिट जाता है मेरी वाइफ को। हाँ, मैंने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मैं तो पॉलिटिक्स में बिजी था, लेकिन उसने घर को अच्छे से संभाला, बच्चों को अच्छे से संभाला, तो सारा क्रेडिट उसी को जाता है। सर एक बात मैंने मतलब आपके बेटे से बात करके मुझे जो फील हुई थी वो ये कि आपने समय नहीं दिया अपने बच्चों को। हाँ, भाई उससे बात करके कैसे पता चला आपको कि मैंने थोड़ा सा हमने कुरेदा उनको भी। अच्छा। उन्होंने कहा कि पापा हमेशा बिजी रहे, पहले परिवर्तन के टाइम पे बिजी थे, झुग्गियों के टाइम पे बिजी थे, पहले ऑफिसर थे तो ऑफिसर में बिजी रहे, अब तो आप नेता बन गए। नहीं, जब ऑफिसर था तब तो पैदा ही नहीं हुए थे। हाँ, मतलब वही कि हमेशा बिजी रहे। हाँ, ये तो है, मैंने टाइम नहीं दिया। आपको लगता है कि और टाइम देना चाहिए बच्चों को? देखो, हमेशा टाइम तो लिमिटेड ही है। हाँ, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेक्टर तो छूट ही जाता है। हाँ। तो डेफिनेटली बच्चों को टाइम नहीं दे पाया, अगर टाइम और दे पाता तो अच्छा रहता। अभी आपको ऐसा फील हुआ जैसे पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, है ना, आपने भी कुछ डिसीजन लिए हैं और उन्हें आपके लिए लिए, धोखा फील हुआ हो जब आपको कि यार ये नहीं होना चाहिए था? धोखा नहीं, मतलब जो जेल गए ना, हाँ, वो मेरे लिए बहुत पर्सनल वो था कि पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से काटी है, हाँ, एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब था तो लोग कसमें खाते थे मेरी ईमानदारी की। हाँ, उसके बाद सीएम बना मोदी जी ने, एक बारी वो कौन शुंगलू कमीशन बिठा दिया मेरे खिलाफ, उसने हमारी सारी 450 फाइलें चेक करी, कुछ नहीं मिला। फिर मोदी जी ने फिर दोबारा बिठाया, सब कुछ कर करा के जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने एक फर्जी स्कैम बना के और मेरे को जेल भेजा। तो जेल जब गया, किस लिए गया? भ्रष्टाचार के लिए गया। ये बड़ा चुभा यार, पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से काटी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया और भ्रष्टाचार के लिए जेल भेज दिया। और इन दिनों में ये सारे टीवी चैनल वाले दिखाते थे बेल नहीं मिली, केजरीवाल के लिए बड़ा धक्का, ये वो, सुप्रीम कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट, हाई कोर्ट से भी। तो जनता को लगता है यार कुछ तो किया होगा केजरीवाल ने। मतलब ये शक तो जाती है आदमी का कि पहला, कुछ तो किया होगा यार, ऐसे नहीं डाला होगा। हाँ, ऐसे थोड़ी है, कुछ तो किया होगा, बेल ही नहीं मिल रही इसको, हाँ, कुछ तो किया होगा। तो जनता में भी ये लगने लगा यार, तो वो तो कोर्ट का जजमेंट आने के बाद अब जनता को पता चला सच्चाई क्या है। वो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक बैक स्टैबिंग जो होता है ना, कि किसी ने चाकू मारा है, सुराग हो पाया, किसी दोस्त ने, यार ने, साथी ने। कुछ लोग हैं जो छोड़ के गए, जिस तरह से छोड़ के गए। जैसे कुछ लोगों को तो आपने बहुत कुछ दिया, नहीं किसी को आप कुछ निकलवा के ही रहोगे। नहीं, जैसे कुछ किसी को राज्यसभा भेज रहे हो आप, आपने बांटे तो बहुत है। नहीं तो राज्यसभा ऑर्डिनरी लोगों को, कोई सीए कर रहा है, सब लोग खुश रहें, कोई कॉलेज में है, उसको आपने कुछ कर दिया, सब लोग खुश रहें। अब वो तो आपके बारे में भी मतलब उस टाइम पे इतना अच्छा बोलते, क्या मजबूरियां रही हैं इनकी, वो तो वही बताएंगे, उनका इंटरव्यू करना सबका एक एक करके। राघव चड्ढा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं बात करूंगा। अच्छा, हाँ, ये मेरी फितरत नहीं है। हाँ, आपको अंदाजा था जैसे? आपको रील नहीं दूंगा मैं। नहीं, आपको अंदाजा था कि राघव चड्ढा चले जाएंगे? मेरे को पता नहीं था, मेरे को किसी का आइडिया नहीं था कि ये होगा। हाँ, मेरे को आइडिया नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था। और खासकर मैंने जितना, जैसे मैंने पर्सनली भी जिन लोगों से बात की थी, जो 7 सांसद गए, मैं नाम नहीं लूँगा जैसा कि आप नाम लेना ही नहीं चाहते हो, तो उनमें से कई तो ऐसे थे जो आपको बहुत क्लोज, आप उनको काफ़ी क्लोज मानते थे, और वो चले गए सडनली, जिनको आपने दिल से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिन पर ट्रस्ट करते थे आप। क्या कर सकते हैं? वही पूछ रहा हूँ मैं। कुछ नहीं कर सकते। हाँ, चले गए, जहाँ गए वहाँ खुश रहें। हाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वो बड़े खुश हैं। खुश तो नहीं होंगे। क्यों? खुश कहाँ होगा, ये तो सब जानते हैं कि क्यों गए। अब तो उनको जो चाहते थे मिल गया, तो खुश रहना चाहिए। खुशी किससे मिलती है सर आपको? सुकून मिलता है जब अकेला होता है आदमी, बिल्कुल अकेला होता है जब आदमी। जब विपश्यना जाता हूँ, हाँ, वहाँ 10 दिन बिल्कुल किसी से बातचीत नहीं होती, वहाँ काफ़ी टाइम मिलता है अपने नहीं तो लाइफ में अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। विपश्यना आप लास्ट टाइम कब गए थे? दिल्ली चुनाव के बाद, लास्ट ईयर फरवरी। अच्छा, विपश्यना में क्या मतलब आपको क्या अच्छा लगता है पर्सनली? मेडिटेशन, शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा, बहुत सुकून मिलता है। जब आप वापस आते हो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने किलो वो कम हो गया, बोझ कम हो गया। वहाँ पे तो सही मोबाइल वगैरह भी नहीं चलाते ना, वहाँ कुछ नहीं, किसी से बात नहीं करने देते, कोई मोबाइल नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ पढ़ना नहीं। 13 घंटे की मेडिटेशन डेली होती है।
आपकी सबसे मेमोरेबल जो मेमोरी है, जैसे आप पूरी ज़िंदगी में ऐसे घूमते हैं, जैसे मृत्यु से पहले आदमी घूमता है अपनी लाइफ में और सबसे प्रीशियस मोमेंट याद आता है, आपको अभी कौन सा आ रहा है? बहुत मोमेंट्स हैं यार। ज़्यादा ही अच्छे मोमेंट्स हुए क्या आपकी लाइफ में? बहुत मोमेंट्स हैं। बड़ा उतार चढ़ाव हुआ है लाइफ में, छोटी सी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत हुआ है। कहाँ इंजीनियर से शुरू की थी, इंजीनियर के बाद फिर नौकरी में लगे, फिर आईआरएस में, टाटा स्टील, फिर आईआरएस। जैसे एक मोमेंट कौन सा था सर आपका जो अभी याद करें? मुझे लगता है वो जो मैग्सेसे अवार्ड मिला ना, उसने काफ़ी बदलाव किया। डिसाइसिव मोमेंट था लाइफ का, उसने आपको बाकी ऑफिसर से, बाकी एक्टिविस्ट से अलग कर दिया थोड़ा सा? नहीं, अलग नहीं किया। उसने एक ही काम किया, मेरे आसपास मेरी इज्जत बढ़ा दी। जैसा मैंने बताया ना, मतलब जिस बिल्डिंग में रहता था उसमें मेरे को कोई बात नहीं करता था, मेरे रिश्तेदारों में कोई बात नहीं करता था, सबको लगता था इसका दिमाग खिसक गया। तो मैं सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो गया उसके बाद कि यार कुछ ठीक ही कर रहा होगा ये। जैसे इधर हुआ ना कि कुछ गड़बड़ किया होगा केजरीवाल ने, तभी जेल वो उसने मैग्सेसे नहीं सच में सर, मैंने भी जब जैसे टीवी पे चलता है, जैसे अगर हम तो सारी चार्जशीट पढ़ नहीं रहे हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स पढ़ नहीं रहे, जब ये आता था ना कि दिल्ली लिकर स्कैम लेकर, हमको भी यही लगता था कि कुछ ना कुछ होगा, बट लेकिन वो सरप्राइजिंगली जब जो जज ने, पता नहीं उस वो जज जिंदा है कि नहीं अभी, कितनी मेहनत या उसका भी जज लोया कर दिया इन लोगों ने, तो वो जज का बड़ा सरप्राइजिंग था कि उसने एकदम इतने अंधेरे में एक दिए की तरह जल गया। वो जजमेंट पढ़ो आप, 600 पेज का जजमेंट है। उसने ना एक जो इनके सबूत थे सारों को इतने अच्छे से डील किया है, उसको पढ़ के ही लगता है कि बिल्कुल फर्जी केस था। पर एक चीज़ है, जेल जाने के बाद जो स्ट्रेंथ मिलती है ना, वो अद्भुत है। मोदी जी ने मेरे को जेल भेज दिया, अब मेरे मन से ना हर चीज़ का डर खत्म हो गया। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या करेंगे, जेल ही भेजेंगे, ये तो लास्ट है, वो तो होके कराए। 6 महीने रहे आए, 6 साल भी रह लेंगे, ऐसा क्या है। अब वो डर खत्म हो गया। जैसे अभी जस्टिस सोनकांता शर्मा के सामने वो केस था, ये आपने उनको आरएसएस वाला साबित ही कर दिया। तो उस केस में मैंने जब वकीलों को कहा कि मैं लड़ूंगा ये केस, सारी वकीलों की टीम ने अपोज किया कि नहीं ये मत करो, आपके ऊपर कंटेम्प्ट हो जाएगा। मैं कहा कंटेम्प्ट की कितनी सज़ा है? बोले 6 महीने। मैं कहा कोई बात नहीं, हो जाए। तो उसने जो हिम्मत दी, तभी मैं खड़ा होके वो कर पाया। किया मैंने ठीक से, बड़े पोलाइटली किया, सारा इज्जत के साथ किया ठीक से। लेकिन कंटेम्प्ट तो हो सकता था, अभी भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है मेरे खिलाफ, लेकिन डर नहीं है, डर खत्म हो गया। इसलिए तो मुझे लगता है कि मैं कई बार आजकल कहता हूँ कि हर पॉलिटिशियन को एक बार जेल जरूर होके आना चाहिए। वो जो स्ट्रेंथ देता है ना आपको आगे संघर्ष करने की, वो बहुत बड़ी ताकत है। आपको पता है जो आपका जो जस्टिस स्वर्णकांता के सामने जो डिबेट था, जिस तरह से आप बता रहे थे कि आप तो आरएसएस की हैं, तो ये वीडियो इन्होंने हटवा दी पूरी सोशल मीडिया से, बैन कर दी थी वो। बाकी जजों की तो नहीं हो रही बैन, वही एक स्पेसिफिकली क्यों बैन कर दिया? वो तो फैक्चुअल था। करने दो, वो जितना बैन करते हैं वो उतना फैलता है। वो अंदर ही अंदर जनता कैसे फैलाती है इनको पता भी नहीं है। तो आपको नहीं लगा था कि यार ये जज से पंगा वो, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं देखा है किसी भी नेता को कि किसी जज से ये कह दे सीधे कि तुम आरएसएस की हो और ये फैक्ट्स हैं। 2 चीज़ थी, जैसे मैंने कहा, एक तो फैक्ट्स बड़े स्ट्रांग थे और दूसरा मेरे मन में डर खत्म हो गया था। और जब आदमी के मन में डर खत्म हो जाता है तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है। अच्छा, जस्टिस स्वर्णकांता जी का जो फेस था उस टाइम पे, उनके वो रंग थे तो उड़ गई थी। देखो, मेरा मकसद उनको कोई बेइज्जत करने वाला नहीं था। मेरा मकसद, मेरा जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कोई विरोध नहीं है, कोई मेरी उनसे दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है। पर जो हालात थे और जो सर्कमस्टांसेस थे उसमें वो करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने किया। आज भी मेरा उनसे किसी किस्म का कोई विरोध नहीं है। मैं कोई उनको नीचा दिखाने या उनके चेहरे के भाव ख़राब करने वो उसके लिए नहीं गया था। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब हम इंटरव्यू एंड करने की तरफ हैं सर, मतलब कभी प्राउड फील हुआ है अपने ऊपर, खुद पे? सेटिस्फेक्शन है कि जो मन में आया वो किया, जो ठीक लगा वो किया। कभी तो इससे बर्बरी आती हुई यार क्या किया है मैंने?
ना ना ऐसे कभी नहीं हुआ ना। ऐसे तो आती है ना कभी कभी अकेले में कि कभी यार, नहीं कभी नहीं क्या उखाड़ा है भाई, देखो मेरे पीछे कितनी सिक्योरिटी, कितने लोग हैं। इसका क्या घमंड होना है? नहीं ऐसे वो घमंड नहीं, अपने आप पे लाड़ आना ना कोई लाड़, ऐसे कोई लाड़ नहीं आता। लाड़ आता है जब आप जनता के, सबसे ज्यादा लाड़ आया मेरे को, आज भी सबसे ज्यादा गर्व है कि हमने स्कूल और अस्पताल अच्छे कर दिए। मोहल्ला क्लिनिक देखते हैं, स्कूल देखते हैं, बड़ा सुकून होता है। तो देश को कॉन्क्रीटली कुछ दिया हमने, हालांकि इन्होंने ख़त्म कर दिया, सारे अस्पताल भी बंद करते जा रहे हैं, सारे मोहल्ला क्लिनिक भी बंद करते जा रहे हैं, पर एक उम्मीद तो दी कि हो तो सकता है। सारे देश में अब हमारे मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा है, हमारे अस्पतालों की चर्चा है, स्कूलों की चर्चा है, तो एक उम्मीद तो दी कि हो तो सकता है। और एक चीज़ सर, ये जो गोदी मीडिया का आजकल इतना चल रहा है, हालांकि इस पे क्या है? इस पे मेरी दो टिप्पणी है। एक तो ये कि जो मालिक हैं उनकी मजबूरी है, उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट कर रखा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मेरे को जेल हुई उस वक्त एक टीवी चैनल है काफ़ी बड़ा, उसने 24 घंटे मेरे पक्ष में चलाना चालू कर दिया। 21 मार्च को जेल हुई थी और 31 मार्च तक उन्होंने मेरे पुराने अन्ना आंदोलन के मेरी स्पीचेस सारी निकाल के और खूब चलाई मेरे को हीरो बनाने के लिए। 1 अप्रैल को उनके मालिक के पास 4 ईडी के नोटिस आ गए। उस दिन से उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया। अब वो क्या करे बेचारा मालिक, आप बताओ। उसने अपना धंधा तो चलाना है, अपना चैनल तो चलाना है, जेल तो नहीं जा सकता। उसने हमको ब्लैकआउट कर दिया। तो कई सारे नहीं, कई मालिक ऐसे हैं जो मजबूरी में ये सब कर रहे हैं। कुछ हैं जो इनके फैन हैं, इनके अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उसी तरह से एंकर्स हैं, पत्रकार हैं, जो कुछ तो हैं जो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो गलत हैं, लेकिन कुछ हैं जो मजबूरी में कर रहे हैं। तो ये उस तरह से इसको मैं देखता हूँ। एक चीज़ और, जैसे सर जो दिल्ली राइट्स हुए और उस टाइम पर तो आप मुख्यमंत्री थे, तो कैसे उन राइट्स को कैसे देखते थे? आपको क्या लग रहा था उस टाइम पे जो हो रहा था? ये सारे करवाए तो इन्हीं लोगों ने थे। बताते हैं कि वेस्टर्न यूपी से बहुत लोगों को लेके आए थे, इन्होंने सारे करवाए तो इन्हीं लोगों ने थे। तो आपने इंक्वायरी नहीं करवाई भाई? आप सीएम मेरे हाथ में तो थे नहीं ना, पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। तो जैसे उस मैं लेकिन कई इलाकों में, एक इलाके में गया था मैं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। नहीं, मोस्टली तो लोग ये कहते हैं कि आप उन समय आपने शांति की भी अपील नहीं करी और गए नहीं। एक इलाके में गया था भाई मैं। गए थे आप? बिल्कुल गया था, सारा दिन घूमता रहता था। वो तो ये कांग्रेसियों ने जबरदस्ती फैलाया था। नहीं, जरूरी नहीं कि मैं वहाँ पे जाऊँ और उसके वीडियो खींच के, उस टाइम कैमरा लेके नहीं जाते थे, सेंसिटिव वो होता था, तो जरूरी नहीं कि मैं फोटो खिंचा के और वो लेके। एक चीज़, मैं आजकल आपके वीडियो देख रहा हूँ, मैं उन पे व्यूज़ बड़े तगड़े आ रहे हैं जो इंस्टाग्राम पे आप डाल रहे हो। कैसे आइडिया आ रखा है कि भाई मुझे भी जैन जी आपको देख के? अरे ये तो आप मेरे सामने हो। जैसे आप स्माइल करते हो मैं भी कोशिश करता हूँ स्माइल करने की। नहीं, आप बढ़िया वीडियो बनाते सर, जो ये रील वाली। हाँ, अभी तो मोदी जी ने आपसे सीखा है कि जैसे मैंने आपसे सीखा है? नहीं, सच में आपको आइडिया कहाँ से आया? नहीं, आप ही, मैं मजाक नहीं कर रहा आपका। मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे अच्छे लगे आपके वीडियोस। मैंने रील्स देखी हैं आपकी बहुत सारी, जो आप शायद कई बार गाड़ी में बैठ के, कई बार इधर उधर ऐसे ही इधर उधर ऊपर होता है आपका कैमरा, तो उसी को देख के आपने बनाई। सच में ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ बिल्कुल, आपका स्टाइल अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया सच में। काफी देर बात करी है, ये बच्चे भी थक गए होंगे और बहुत मजा आया आपसे बात करके सच में। जैसे मेरे को आपकी स्माइल किलिंग है, $1,000,000 स्माइल। अरे सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। हमारे नए चैनल स्ट्राइक के लिए आप सब्सक्राइब के लिए बोल दीजिए सर। हाँ, तो सब लोग स्ट्राइक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।